दोस्तों, जनमन की बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस नए संसद भवन के उद्घाटन से मुझे पुराने संसद भवन, शायद मुझे लगता है 28 के बाद वो जिसमें हम 30 साल तक जाते रहे हैं, जिसके सेंट्रल हॉल में बैठ के कई लोगों से गप लगाते रहे हैं, कई घटनाएं मैंने देखी है, वो संसद भवन शायद अब न रहे, ये नया संसद भवन आ जाए। लेकिन उस संसद भवन के आखिरी सत्र सत्र में, जो बजट सत्र था फरवरी में, उसमें प्रधानमंत्री ने दुष्यंत की दो लाइनें कही थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा थी उसमें हिस्सा लेते हुए अपने भाषण में, जो कि बड़ा गजब लगा था उस समय मुझे। और मुझे लगा था कि ये दुष्यंत का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नया संसद की जो बात है उसको लेके बड़ा विवाद उठा हुआ है, तरह तरह की बातें हो रही। ये बात इसलिए हो, जब उद्घाटन हुआ था, जब शिलान्यास हुआ था, तब भी ये बात हो रही थी। उसके बाद जब ये उद्घाटन हो रहा है या देश के नाम पे समर्पण किया जा रहा है, जो भी कहा जा रहा हो, उसे भी लेके काफी विवाद है। विपक्ष बाइकाट कर रहा है, उसको लेके तरह तरह की दलीलें दी जा रही है। लेकिन ये बात तो सही है कि ये सवाल तो सही है कि प्रधानमंत्री संसद के कैसे उद्घाटन करेंगे या उसको राष्ट्र के नाम देंगे, क्योंकि संसद में प्रधानमंत्री का स्थान क्या है। प्रधानमंत्री की जो संवैधानिक स्थिति है वो संसद में कुछ नहीं है। अजीब बात है कि लोग तरह तरह की दलील दे रहे हैं, बीजेपी के लोग भी तरह तरह की दलील दे रहे हैं, और कुछ तो जो कथित मीडिया है, मैं उसे गोदी मीडिया कभी नहीं कहता, मैंने एक बार आपको और बताया था, क्योंकि मुझे मालूम हुआ था कि गोदी मीडिया का अर्थ क्या, तो पता चला कि गोद में बैठी हुई मीडिया। तो मुझे बड़ा खराब लगा, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड का, इसी प्रोफेशन का सदस्य हूँ। तो को बिकी हुई मीडिया तक मैं झेल जाता हूँ, लेकिन गोदी में यस मैन कह के बैठी हुई मीडिया, ये थोड़ा सा मुझे खराब लगता है, इसलिए मैं उसको कथित मीडिया कहता हूँ। एक साहब कल बड़ा जोर शोर से कह रहे, साहब देश में प्रधानमंत्री का चेहरा होता है। ये बताइए, इंदिरा गांधी ने युद्ध लड़ा था 71 में, बांग्लादेश जीती थी, तो सेना का जो सर्वोच्च वो अधिकारी होता है वो तो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति का कहाँ कोई नाम आया? उनका नाम तरह तरह की दलील है। अजीब बात है। प्रधानमंत्री का संसद से क्या मामला है? संसद का जो सत्र आहूत करता है, सत्र का अवसान का जो नोटिफिकेशन देता है, करता है, जिसके आदेश से नोटिफिकेशन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। संसद परिसर में, संसद छोड़िए, संसद भवन, संसद परिसर में प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं होता है। लोकसभा सचिवालय हो, राज्यसभा कार्यालय हो, ये प्रधानमंत्री के हद से बाहर होता है। संसद में कोई भी अगर किसी का आदेश और किसी की अनुमति अगर चलती है तो लोकसभा अध्यक्ष की चलती है। प्रधानमंत्री सिवा संसदीय दल का एक नेता होता है, जो सत्ता पक्ष का संसदीय दल होता है उसका नेता होता है, सदन का नेता भी होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री हमेशा सदन का नेता हो, ये भी जरूरी नहीं है। मुझे याद है, देवगौड़ा गवर्नमेंट थी 1996 में, संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, प्रधानमंत्री अजीत देवगौड़ा थे और सदन के नेता रामविलास पासवान, श्री रामविलास पासवान थे। तो ये कहना भी कि आप आपने कभी बजट सत्र का आहूत होते देखा होगा, या आप में से कई लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा, कई लोग वहां पे देखा होगा, आप उसी से समझ लीजिए प्रधानमंत्री के संसद में क्या स्थिति होती है। जब राष्ट्रपति आते हैं संयुक्त सत्र का उद्घाटन करने या बजट सत्र का उद्घाटन करने के लिए, तो पार्किंग में प्रधानमंत्री के साथ जो है, लोकसभा अध्यक्ष के साथ, राज्यसभा के सभापति के साथ प्रधानमंत्री भी खड़े होते हैं। वहां से जो सेंट्रल हॉल तक जाते हैं, आगे आगे राष्ट्रपति जाते हैं, उनके पीछे लोकसभा अध्यक्ष और सभापति होते हैं, उसके कहीं पीछे प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री होते हैं। वो जो मेन स्टेज, जो मेन बना है, उसमें बैठते भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री से संसद का कोई मतलब नहीं है, संवैधानिक रूप से मैं बात कर रहा हूं। यहां तक कि उनका शपथ भी जो होता है राजभवन भवन में होता है। यहां तक कि उनका चुनाव, संसदीय दल के नेता के चुनाव, वो जरूरी नहीं पार्लियामेंट के अंदर नहीं होता है। हाँ, कभी सेंट्रल हॉल में हो गया, कभी कहीं और भी कर सकते हैं वो। तो प्रधानमंत्री किस स्थिति से, किस संवैधानिक हैसियत से
उद्घाटन करेंगे, ये सवाल वाजिब है। खैर, मैं यहाँ प्रधानमंत्री के और संसद के उद्घाटन को लेके नहीं, संसद भवन के उद्घाटन को लेके नहीं इस बार आपके सामने आया हूँ। ये जो हो रहा है उसमें मुझे वो दो दुष्यंत की दो लाइन याद आ गई, जो कि राष्ट्रपति अभिभाषण के चर्चा पे हस्तक्षेप करते हुए या भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने हंसते हुए मजाकिया मूड में सुनाया था, विपक्ष को लक्ष्य करके। वो मैं सुना तो बड़ा आश्चर्य मुझे उस समय हुआ था कि दुष्यंत, जिन्होंने जिंदगी भर अपनी रचनाएं, ज्यादातर रचनाएं, ये दो चार छोड़ दीजिए, सत्ता के खिलाफ की, पावर के खिलाफ की, जनता के लिए की, क्रांति के लिए की, जन क्रांति के लिए की, लोगों की मुफलसी के लिए, लोगों की गरीबी के लिए आवाज उठाई अपने अपने गजल की लाइनों से, अपने अपने रचनाओं से। उसका इस्तेमाल देश का प्रधानमंत्री कोई संस्था या सत्ता करे तो आश्चर्य की बात थी। लेकिन उस समय मैं आपसे बात नहीं कर सकता था, मैं चैनल नहीं चलाता था। मुझे ये भी लगा कि अगर दुष्यंत आज जिंदा होते तो क्या होता। मुझे ये लगा कि दुष्यंत अगर प्रधानमंत्री के मुंह से वो अपनी दो लाइन सुनते तो वो छत से कूद के आत्महत्या कर लेते। उन्हें आश्चर्य होता है कि जिन लोगों के खिलाफ लिखे वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने किस तरह, कैसे दुष्यंत की गजल की वो दो लाइनें पढ़ी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है, और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री वाकई दुष्यंत को जानते थे कि नहीं, या उनके नज्म को, उनके गजलों को पढ़े थे कि नहीं। लेकिन ये मुझे लगता है कि जिस गजल की वो दो लाइनें पढ़े थे, वो अगर पूरी गजलों को पढ़े होते, उसकी बाकी लाइनें पढ़े होते, तो वो निश्चित तौर पे वो नहीं की होती, वो दो लाइन नहीं पढ़े होते। जिस अधिकारी ने उन्हें दुष्यंत की भाषण में के लिए ये दो दो लाइनें दी, उस अधिकारी ने भी प्रधानमंत्री को नहीं बताया होगा कि इसके ये गजल पूरी इस तरह की है। उन्होंने दुष्यंत की भी दो लाइनें दी, बालकनी बैरागी की भी उसी भाषण में दो लाइनें जो प्रधानमंत्री ने पढ़ी। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने खुद नहीं उसको लिखा होगा, वो उन्हें दिया गया होगा। आगे की वो लाइन क्या है वो आप भी सुनेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे कि कैसे दो लाइन में उन्होंने निपटा दिया प्रधानमंत्री ने, ये बिना जाने बुझे कि पूरी गजल क्या है और इस गजल का अर्थ क्या है। पूरी इस तरह से है। प्रधानमंत्री ने पढ़ा था, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उसके आगे की लाइनें हैं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन भी नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन तो नहीं। तुम्ही से प्यार जताएं तुम्ही को खा जाए, गौर कीजिएगा, तुम्ही से प्यार जताएं तुम्ही को खा जाएं। अदीब यूं तो सियासी है मगर कमीन नहीं, अदीब यूं तो सियासी है मगर कमीन नहीं। ये
एक आम आदमी को क्या कहते हैं इसकी आखिरी लाइन है, बीच की 2-3 लाइनें हैं जिसको मैं नहीं कह रहा हूं। इसकी आखिरी लाइन जो है वो जो लोग को कहते हैं, जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो, आस्तीन नहीं। अब आप समझ रहे होंगे कि दुष्यंत की ये गजल क्या थी और इसका किस तरह इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, किसी चीज का भी, किसी सिचुएशन का भी इस्तेमाल जो है बखूबी से अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में, अपने सरकार के पक्ष में कर लेते हैं। ये अभी से नहीं, आप कई चीजें ऐसे देखेंगे, कई मौके आप देखिए। बीजेपी की भी आदत रही है। मैं आपको बताऊं, जैसे कारगिल युद्ध, कारगिल कारगिल के युद्ध में हम जीते थे कि हारे थे, ये तो मतलब मेरे कहना ठीक नहीं है, लेकिन कारगिल का युद्ध पाकिस्तान की जमीन पर नहीं लड़ा गया था, हिंदुस्तान की जमीन पर लड़ा गया था। हमारे कई सैनिक, कई सेना अधिकारी मारे गए थे, बहुत ही नुकसान हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान की सेना वापस गई, अपने बॉर्डर के भीतर गई। वो हमारे कारण से नहीं गई। ये रहस्य उद्घाटन जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो है, शायद बिल क्लिंटन थे उस समय, संसद के, इसी संसद के सेंट्रल हॉल में रात को 12 बजे उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि मेरे कहने से जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये युद्ध जो है एस्केलेट होने से टला। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी, पूरी सरकार थी, सारा मीडिया, मैं भी था प्रेस दीर्घा में, मैं सन्न था और लोग भी सन्न थे। लेकिन उस कारगिल के युद्ध को सालों तक विजय दिवस करके मनाया गया। पुलवामा में हमारे कई लोग शहीद हुए, कई सैनिक शहीद हुए। सर्जिकल स्ट्राइक दिखा के, पता नहीं सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, सरकार अभी पूरे डिटेल के साथ आई नहीं है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक को आप समझ रहे हैं, 2019 का चुनाव उसी में जीत लिया गया। यहां तक कि गृह मंत्री ने भारत की सेना को मोदी की सेना बता दिया, जो चुनाव आयोग के पास सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था। तो इस तरह आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री इस मामले में काफी, मतलब मैं उनकी प्रतिभा का लोहा मानता हूं। और छोड़िए, कोरोना को देखिए आप, कोरोना में हजारों मरे, ऑक्सीजन के अभाव में, मेडिकल फैसिलिटी न होने की वजह से त्राहिमाम मचा। हर कोई ऐसा नहीं था जिसका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार उसका नहीं मरा हो। लेकिन कोरोना की भी वाहवाही लूटी जाए, थाली बजाया गया, टाट जलाया गया, और कोरोना वैक्सीन जो आया उसको लेके आज तक प्रधानमंत्री और सरकार भी थपथपा रही है। प्रधानमंत्री पे ये जो 2 लाइन दुष्यंत की थी, ये फिट हो जाने, लेकिन ये लाइन बड़ी फिट है जो वसीम बरेली ने कहा था। उन्होंने कहा था, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका है तो हर बात सुनी जाती है। अगर आपके पास, प्रधानमंत्री को मालूम है ये सलीका कि कौन बात कैसे कही जाती है, और ये सलीका जो है, इसके वजह से उनकी बात सुनते हैं सारे लोग। वो जो सपने दिखाते हैं अपने भाषण में, जो मैस्मरिज्म पैदा करते हैं, जो फैंटेसी गढ़ते हैं, उस पर लोग वाह वाह करते हैं, कई बार इरशाद भी करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या होती है वो इससे कहीं 360 डिग्री अलग होती है। सच पूछिए तो इस समय जो स्थिति है, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, कर्नाटक में जिस तरह तमाम कोशिश के बावजूद, जय बजरंग बली का नारे लगाने के बावजूद प्रधानमंत्री उनकी पार्टी को शिकस्त मिली, करारी शिकस्त मिली, जिस तरह महाराष्ट्र में जोड़ तोड़कर, खरीद फरोख्त कर बनाई सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध, अनैतिक, असंवैधानिक सरकार करार दिया, भले वो अभी चिपकी हो, जिस तरह कांग्रेस में बीजेपी के पुराने नेता
चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, छोड़ के आ रहे वो नेता जो संघ से बीजेपी में जुड़े हुए थे, वो नेता नहीं जो बीच में कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से गए थे। नंद कुमार शाह है, जगदीश कर्नाटक में जो थे, बहुत से लोग, कैलाश जोशी के बेटे कैलाश जोशी जो मध्य प्रदेश के बीजेपी के स्तंभों में से एक माने जाते थे। ये सारी चीजें हो रही है जो बीजेपी को चिंता में डाल सकती है, सरकार को चिंता में डाल सकती है। लेकिन इस सब से बेखबर, उसके बिना, उसकी ओर बिना चिंता किए प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी इवेंट बना रहे हैं। अभी आपने देखा जिस मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया जाना था वो मीटिंग कैंसिल हो चुकी थी, जो अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग थी वो कैंसिल हो चुकी थी। इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया गए और आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में मोदी प्लेन और इवेंट, मोदी 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 मोदी, एक 80 दिल्ली से भी छोटे राष्ट्र के राष्ट्रपति ने पैर छुआ, वो सारी चीजें। अब ये देखिए 28 मई को इवेंट होने जा रहा है, बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। तो मुझे इस समय वो पंक्ति याद आती है दुष्यंत की कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। दुष्यंत, जब मैं इंटर में पढ़ता था तो दुष्यंत, उस समय उनकी डेथ, उनकी बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई, 75 में। और मुझे याद है सारिका ने एक विशेषांक निकाला था, शायद कमलेश्वर उस समय संपादक थे, उन्होंने एक विशेषांक निकाला था, वो विशेषांक हमें मिला था और मैं रात भर पढ़ता रहा उसको। और मुझे बाद में अफसोस हुआ, मेरे एक टीचर थे, अंग्रेजी टीचर राजमेर वर्मा, उसको लेते गए, उन्होंने आज तक नहीं लौटा, उसको लेके बहुत दिन तक चिंतित था। उसके बाद मैंने साय में धूप पढ़ी, शायद मेरे समझ तक ख्याल है, मेरे मुझे जहां तक मुझे, मेरे उम्र का या उस समय का हर आदमी साय में धूप को और दुष्यंत को जानता था। दुष्यंत क्रांति के, जनता के, मजलूम के आवाज को बुलंद किया था दुष्यंत ने। दुष्यंत का तेवर जो था वो सरकार को हिलाने वाला था। दुष्यंत कम उम्र में, जब वो सरकारी नौकरी में थे, उनको कई बार नोटिस उनके कविताओं के, उनके कवि सम्मेलन को चल के मिली थी। दुष्यंत हार नहीं माने। दुष्यंत 75 में मर गए, लेकिन वर्षों तक कोई भी आंदोलन रहा, दुष्यंत की कविताएं, दुष्यंत की गजलें, दुष्यंत की लाइनें सुनाई जाती थी। आंदोलन में आंदोलनकारी स्टूडेंट, छात्र छात्राएं, लोग उसको सुनाते थे। आजकल तो यूट्यूब का जमाना, तो वो फैश का ही वो चल रहा, वो भी बढ़िया क्रांतिकारी कविता है, हम देखेंगे। लेकिन उस समय मन से जो विपक्ष के नेता थे, ऐसा था ही नहीं कि दुष्यंत की 2 लाइन को वो ना कोट करे। लेकिन देखिए अजीबोगरीब बात है कि दुष्यंत को सब भूल गए कि प्रधानमंत्री, देश के बादशाह, देश के संसार ने वो आम आदमी की कविता को जो है उठा के देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था संसद में याद किया। आप जो स्थितियां इस समय हैं, आप भले ही याद करें, अंग्रेजी के अगर आप स्टूडेंट रहे हो, अंग्रेजी साहित्य के रहे हो, तो मैं देखता हूँ लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, रोब जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, लेकिन उसमें दुष्यंती फिट होते हैं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुमको यकीन नहीं। दुष्यंत का आप जो तेवर देखेंगे, वो कहीं निराशा नहीं है, अंधेरा है चारों तरफ, मायूस है लोग सरकार से, उसकी नीतियों से, अराजकता से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, भूखमरी से। लेकिन वो निराशा नहीं पैदा करती है उनकी लाइनें, वो हकीकत दिखाती है। कहां तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। हकीकत दिखाती है, जिसको खोखला दिखाती है, लेकिन आत्मा की मजबूती को हमेशा वो सामने रखे।
उन्होंने ये लिखा है, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। मैं सरकार आपके जी हजूरी नहीं कर रहा था, कोर्निस नहीं कर रहा था, ये इतना बोझ, इसकी वजह से मेरा जिस्म थोड़ा झुक गया है। और समझाना, दुष्यंत के लाइन को समझाना मतलब बेमतलब है, वो अपने आप में समझ में आने, समझा के उसके अर्थ को मुझे लगता है कि हम लोग कहीं और हल्का कर देते हैं। फिर उनका सुनिए, आम आदमी के बारे में, उसकी चेतावनी के बारे में, सरकार को चेतावनी कैसे देते हैं। सामान कुछ भी नहीं, फटे हाल है मगर, सामान कुछ नहीं, सामान कुछ भी नहीं, फटे हाल है मगर, झोले में उसके पास भी कोई संविधान होगा। तो जानकार है सब कुछ। उस सिरफुरे को यूं ही नहीं बहला सकते आप, उस सिरफुरे को यूं ही नहीं बहला सकते आप, वो आदमी नया है मगर सावधान होगा। और हिम्मत, जो टूटते शरीर के बावजूद जो हिम्मत उनकी लाइनें दिखाती हैं, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। और ये मेरी बेहतरीन, मैंने मेरे उस समय की, जब मैं स्टूडेंट में था उस समय भी, आज भी बेहतरीन लाइन है। एक चिंगारी कहीं ढूंढ कर लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं ढूंढ कर लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल सी, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, आप लाओ तो जलेगी। एक चिंगारी कहीं ढूंढ कर लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि अब क्या होगा, ये नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, और 20-25 साल से तो ही चला, मैं नहीं कह रहा हूं 8-9 साल से, 20-25 साल से ही चल रहा है। लेकिन दुष्यंत कहते हैं कि नहीं, हो सकता है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। आप बहुत जगह सुने होंगे लोग स्टेज से धड़ाते हुए कहते थे, आप नहीं, लेकिन हमने बहुत सुना। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और वे मुतमुईन हैं, आप समझ रहे किसे संबोधित है, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज के असर के लिए। दुष्यंत का जो ये है, दो चार लाइनें हैं, वो मैं बहुत ही मतलब मानता हूं कि सामयिक या हमारे आप पे सब पे फिट होता है। कि बोलते हैं लोग, इन लोग जबरदस्ती गाली देते हैं, इन लोग जबरदस्ती सरकार का दोष निकालते हैं। दुष्यंत कहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मतलब चिल्ला के नारेबाजी से इस तरह की क्रांति की कविता कह के केवल हंगामा खड़ा हो मेरा मकसद नहीं है, तो नाम हो मेरा दुष्यंत 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 दुष्यंत, वो नहीं मकसद है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और इस पे गौर फरमाइएगा, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल, कमल नहीं, ये कमल के फूल हम मुरझाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल अब मुरझाने लगे हैं। और एक कविता जिसे कि बहुत बार कहा जाता है, वो आप मनोज बाजपेयी की आवाज में सुनिए, हो गई है पीर पर्वत भी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में